अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक ऑफ इंडिया पर। आज की ये साइंस की सेकंड क्लास है। कल हमने विद्युत धारा का परिचय से संबंधित कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रतिरोध की। और उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब अपन बात करते हैं प्रतिरोध की। तो देखो, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध किससे कहते हैं? तो देखो, धारा की यानी प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, बाधा। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट या बाधा। देखो, प्रतिरोध किसे कहा जाएगा कि धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट या बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब है धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट या बाधा ही प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो, जो प्रतिरोध है वह चालकता का उल्टा होता है यानी विक्रम होता है। देखो, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, चालकता को मैं यहाँ से G से दर्शा रहा हूँ। तो देखो, क्वेश्चन पूछ लेगी प्रतिरोध और चालकता में क्या संबंध होता है, तो R बराबर होता है 1/G, यानी चालकता के व्युत्क्रम को ही प्रतिरोध कहते हैं। अब अपन बात करते हैं देखो प्रतिरोध के मात्रक की। तो देखो, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसे इससे दर्शाते हैं, यानी जो प्रतिरोध है उसका मात्रक होता है ओम। और चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स। चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स या महो। चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स, इसे कहा जाता है महो। तो ध्यान में रखना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स या महो। अब अपन बात कर लेते हैं देखो अब अपन बात करते हैं देखो चालक है। चालक पदार्थों का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ध्यान में रखना, जो चालक है, चालक पदार्थों का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, जबकि कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध अधिकतम होता है। तो ध्यान में रखना, चालक पदार्थों का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, जबकि कुचालक पदार्थों का प्रतिरोध अधिकतम होता है, इसलिए वे विद्युत के कुचालक होते हैं। अब अपन बात करते हैं जो मानव शरीर है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखो, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 10⁶ ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 10⁶ ओम या 1 मेगा ओम। ध्यान में रखना, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 10⁶ ओम। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। तो पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अनंत। तो इसे राइट डाउन कर लेना, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध होता है अनंत। अब अपन बात करते हैं चालकता की। चालकता की, तो चालकता किसे कहते हैं? देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। और चालकता क्या करती है? विद्युत धारा के चालन में सहायता करती है, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और चालकता है वह विद्युत धारा के चालन में सहायता करती है। और चालकता को कैपिटल G से दर्शाते हैं। तो देखो, कैपिटल G बराबर हो जाएगा 1/R। तो इसका मात्रक मैंने पहले बता दिया था, इसका मात्रक होता है महो या ओम इनवर्स। ये इसके मात्रक हो गए।
अब अपन बात करते हैं देखो ओम का नियम, इसके बाद में अपन बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन की। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओम के नियम की। तो देखो ओम ने क्या नियम दिया था, देखो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था का मतलब है उसकी लंबाई चौड़ाई में, उसके क्षेत्रफल में, तो भौतिक अवस्था का मतलब है उसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो क्या है ओम का नियम, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब देखो यहाँ पे समानुपाती नियतांक हम R लेंगे तो V इक्वल टू आई आर, यानी विभवांतर का फॉर्मूला क्या आ गया, V इक्वल टू आई आर। इसी से देखो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई, और I का फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन R। देखो यहाँ पे V का मतलब विभवांतर है, I का मतलब धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है जो मैंने आपको कल बताया था, R का मतलब प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। देखो आपको बताया कि I इक्वल टू होता है V अपॉन R, तो इससे देखो सिद्ध होता है कि जो धारा है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध के। तो ध्यान में रखना कि जो धारा है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो ओम का नियम कौन से परिपथों के लिए लागू होता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ओम का नियम कौन से परिपथों के लिए लागू होता है, तो देखो ओम का नियम, ये इंपॉर्टेंट बात है, ओम का नियम केवल डीसी परिपथों के लिए लागू होता है। तो ध्यान में रखना कि जो ओम का नियम है वह केवल डीसी परिपथों के लिए ही लागू होता है, एसी परिपथों के लिए लागू नहीं होता। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोध को दर्शाते हैं R, यानी प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता यानी जो प्रतिरोध है वह देखो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जो प्रतिरोध है वह चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो इन दोनों समीकरणों से एक फॉर्मूला आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यानी जो प्रतिरोध है वह लंबाई के तो समानुपाती होगा और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक लेंगे रो, इसे कहा जाता है रो, और यहाँ पर ये है प्रतिरोधकता। तो देखो आर का फॉर्मूला हो गया आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है, प्रतिरोधकता। देखो आर यहाँ पे चालक का प्रतिरोध है, रो है प्रतिरोधकता, एल यानी चालक तार की लंबाई है, और ए का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आर का एक और फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। रो है प्रतिरोधकता, एल का मतलब चालक तार की लंबाई है, ए का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखो रो यहाँ पे प्रतिरोधकता है, तो देखो प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो ये हो गया प्रतिरोधकता। अब इसका यदि आपको मात्रक निकालना हो तो मात्रक हो जाएगा इसका ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। आर प्रतिरोध है, रो प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो देखो आपको एक चीज का ध्यान में रखना, जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक की बात कर लेते हैं अपन। अर्धचालक है वह 0 केल्विन, ये 0 है, ये केल्विन, 0 केल्विन
टेम्परेचर पर कुचालक की भांति कार्य करता है। यानी जो अर्धचालक है वह 0 केल्विन टेम्परेचर पर कुचालक की भांति कार्य करता है, क्योंकि उस समय इसकी प्रतिरोधकता का मान या प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है, और जैसे ही टेम्परेचर में वृद्धि कर जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो वह किसकी भांति व्यवहार करता है, चालकों की भांति व्यवहार करता है। अब देखो, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। कई बार एग्जाम में छोटे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे न्यूमेरिकल देखिए कोई क्वेश्चन पूछ ले छोटा सा कि कोई चालक तार है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई चालक तार की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जैसे क्वेश्चन है कि चालक तार की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। यदि चालक तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, जैसे आपको यही पूछ ले और इसमें 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि चालक तार की लंबाई L है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, जैसे ये इसकी लंबाई है, लंबाई के लंबवत जो काटते हैं, जैसे ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। और अनुदैर्ध्य काट होती है, उसकी लंबाई के अनुदिश काटे, वह कहलाती है अनुदैर्ध्य काट। तो चालक तार की लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और यदि चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। देखो, आंसर इसका कैसे निकालोगे बाद में एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। जैसे देखो, माना कि उसका प्रतिरोध R है तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो L अपॉन ए। जब उसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उस समय मैंने प्रतिरोध मान लिया R1, तो R1 बराबर हो जाएगा रो L अपॉन ए। अब देखो, इसकी लंबाई को खींच कर देखो, प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है वह लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करती, ओनली पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। तो ध्यान में रखना, जो प्रतिरोधकता है वह लंबाई चौड़ाई पे निर्भर नहीं करके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। R2 बराबर, देखो प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करती, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पहले जो चालक तार, जैसे मानना कि पहले चालक तार एल्यूमिनियम का है, तो देखो लंबाई में वृद्धि की तो उस समय भी चालक तार एल्यूमिनियम का ही रहेगा, तो प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, लंबाई को खींचकर उसकी लंबाई को यदि दोगुना कर देंगे, ऐसे खींचकर अपने ऐसे किसी तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई दोगुनी करेंगे तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो देखो, लंबाई दोगुनी हो रही है तो इसका मतलब है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो गया, आधा। ये इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा रो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4L अपॉन ए। अब इससे आपको पता है कि रो L अपॉन 1 की जगह इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है कि रो L अपॉन 1 की जगह अपन R1 लिख सकते हैं, तो देखो R2 बराबर हो जाएगा 4R1। तो देखो, यानी R2 जब हमने लंबाई दोगुनी की तो उस समय देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो गया, तो उस कंडीशन में देखो प्रतिरोध कितने गुना हो रहा है, 4 गुना। कितना गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जब चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अब देखो, इसका एक शॉर्टकट है, R इक्वल टू या R डैश मान लो इसको, R डैश इक्वल टू होता है N स्क्वायर R।
एन स्क्वायर का मतलब जैसे अपन लंबाई को 2 गुना, जैसे क्वेश्चन आए कैसे कि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, खींचकर 4 गुना कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपको ओनली ये फॉर्मूला यूज करना है, आर डैश इक्वल टू होता है एन स्क्वायर आर। एन का मतलब है जितने गुना एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो कितने इस प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा, तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा उससे माना हमने आर डैश, और तो देखो कितने गुना, चालक तार की लंबाई को कितने गुना किया, 2 गुना। तो देखो यहाँ पे एन का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर और आर, तो देखो आर डैश बराबर हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो प्रतिरोध देखो कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दे कि चालक तार को खींचकर 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है। जैसे आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, एन का मतलब है गुना, जैसे क्वेश्चन में 2 गुना दे तो 2 आंसर हो जाएगा, 3 गुना दे तो एन का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना किया है तो एन का मान 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और आर, तो आर डैश बराबर हो गया 4R। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। देखो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार है श्रेणी क्रम। पहला संयोजन कौन सा है, श्रेणी क्रम, यानी सभी प्रतिरोधों को एक श्रेणी में जोड़ दिया जाए। इन सभी प्रतिरोधों को एक श्रेणी में संयोजित कर दिया जाए, यानी जैसे लगातार ये प्लस, इसको मान लेते हैं अपन R1, इसको मान लेते हैं R2, ये प्लस ये माइनस। देखो 2 प्रतिरोध है लगातार जोड़ रहे हैं, तो यानी कंटिन्यू एक सीरीज में जोड़ दिए जाते हैं सभी प्रतिरोध, तो वह कहलाते हैं श्रेणी क्रम। ये इसमें देख सकते हो, जैसे ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी सभी प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिए जाए तो वह संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब आपको पता होना चाहिए, देखो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग। ध्यान में रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होगा, लेकिन प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में देखो आपको इतना ध्यान में रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान अलग अलग होगा, जबकि उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है। अब देखो आपको कुल विभवांतर ज्ञात करना हो तो V1 प्लस V2, n हो तो n तक। अब देखो V बराबर हमने ओम के नियम से निकाला था, क्या होता है IR, तो यहाँ पे V का वैल्यू रख दे IR। अब देखो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान होगा, तो I, ये इसमें R का मान कितना है R1, इसमें V2 का मान, धारा दोनों प्रतिरोधों के लिए धारा का मान समान है, कितना होगा I, और R2 इसका मान कितना है R2। देखो I कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखो इतना सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है श्रेणी क्रम संयोजन में। यदि आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R बराबर ये फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, कि R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, n हो तो प्लस n। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, सभी प्रतिरोधों को यदि आप योग कर दोगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा। अब देखो इसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान में रखना है, इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी चीज़ ध्यान में रखोगे। पहली बात कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान समान होता है। दूसरी चीज, प्रत्येक प्रतिरोध पर, प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर अलग अलग, प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होता है।
और तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपको यदि परिपथ में प्रतिरोधों का मान, यानी जो परिपथ है उसमें आपको प्रतिरोध का मान उच्चतम रखना है, तो आप प्रतिरोधों को कौन से क्रम में या युक्तियों को कौन से क्रम में संयोजित करोगे, तो उस समय देखो श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित करेंगे। तो आपको तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त होता है। प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम प्राप्त होता है। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, और उसके बाद में हम करेंगे कुछ इससे संबंधित और भी क्वेश्चन, और सेल व बैटरी पढ़ेंगे इसके बाद में। तो धन्यवाद दोस्तों। तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।